हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे साइंस का अध्याय 6 क्लास 10th का। देखते हैं इसमें जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम गाइस, जो सजीवों के अंदर जो सजीव या जैव होते हैं गाइस, जैवों के अंदर चलने वाला ऐसा प्रक्रम जिसके कारण वो जीवित रहते हैं, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब अनुरक्षण प्रक्रम या जैव प्रक्रम, इसको हम लाइफ प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं। मतलब जिसके कारण सजीव क्या रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो वो कौन से घटक हैं गाइस, वो कौन सा प्रक्रम है, तो वो प्रक्रम में कौन कौन आ जाएगा। जैसे कि क्या आ जाता है गाइस, पोषण आ जाता है। पोषण जरूरी होता है, यदि पोषण होगा तो ही सजीव जीवित रह पाएंगे। पोषण के बाद गाइस उनमें श्वसन भी होता है। क्या होता है उनमें? श्वसन भी होता है। श्वसन के बाद कौन आ जाता है गाइस? श्वसन के बाद हम देखते हैं वहन, उत्सर्जन आ जाता है। क्या आ जाता है? वहन या उत्सर्जन आता है। उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सो गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। जैव किसको बोलते हैं? जैव तथा सजीव और अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को क्या जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यह सजीव है या इनमें जीवन है। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि सजीव है वह। जैसे हमने तो यदि कोई आपसे पूछता है गाइस, क्या पूछता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, मतलब जैव और अजैव में क्या अंतर है, तो यदि हम बोल देते हैं गति के आधार पर कि वो गति कर रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो अपन कह देते हैं कि वो सजीव है। या वो बोल रहा है, आवाज़ निकाल रहा है किसी प्रकार की, तो अपन बोल देते हैं कि सजीव है। लेकिन जब यही चीज़ जब सो जाते हैं, या पेड़ क्या करता है, पेड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाता है? नहीं जा पाता है। तो क्या इसको अपन निर्जीव मानेंगे? तो आपका उत्तर होगा कि नहीं, ये निर्जीव नहीं है। तो हमें किस आधार पर देखना चाहिए गाइस कि वो सजीव है या निर्जीव है। तो गाइस, इसका मेन मतलब क्या हुआ गाइस, तो हम वो सभी प्रक्रिया सजीव वो होता है गाइस, जो वो सभी उनके अंदर एक प्रोसेसिंग चलती रहती है, एक अनुरक्षण प्रक्रम चलता रहता है, उसी को हम सजीव कहेंगे। जैसे गाइस, यदि कोई कहता है कि हाँ, गति के आधार पर अपन मान सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो गाइस, इसमें एक मशीन भी तो होती है, मोटर गाड़ियाँ भी तो होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो क्या हम उनको सजीव कहेंगे? तो आपका उत्तर होगा कि बिल्कुल नहीं, हम इसको सजीव नहीं कहेंगे। अब दूसरा गाइस देखते हैं हम लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि हमें सांस लेते देखते हैं तो जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे? यदि हम सांस के ऊपर लेते हैं कि यदि कोई सांस ले रहा है, तो अपन जान जाएंगे कि वो सजीव है। जैसे अभी सो रहे हैं लेकिन वो सांस तो ले रहे हैं, तो अपन बोल देते हैं कि वो सजीव है। लेकिन पौधों के बारे में कैसे जानेंगे? ऐसे में तो हम ऐसे कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में कहेंगे कि उनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की है। तो कुछ लोग जैसे पौधों में कैसे जानेंगे, तो कुछ लोग बोलने लगते हैं कि वो हरे होते हैं तो वो सजीव हैं, उनमें जीवन है। लेकिन गाइस, यदि पत्तियों का रंग कभी कभी देखते हैं, हर एक पौधे की पत्ती का रंग हरा नहीं होता है, कभी कभी पीला भी हो जाता है, पीला या लाल। जैसे गुलाब का पौधा ही देख लीजिए, जो पत्तियां जो पहली बार निकलती हैं, मतलब जो सबसे फर्स्ट में पत्तियां निकलती हैं गाइस, जो उनकी पत्तियां होती हैं, तो वो कैसी होती हैं? वो पत्तियां हम देखते हैं कि वो लाल टाइप की होती हैं, या कुछ पौधों की पत्तियां कैसी पीली टाइप की हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे? वो सजीव नहीं है। तो आपका आंसर होगा नहीं। तो अब वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, हम बोलेंगे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि तथा अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें परिलक्षित नहीं होती है, परिलक्षित वृद्धि नहीं होती। गाइस, हम देखते हैं कि अब पौधों में वृद्धि बंद हो जाती है। जैसे बरगद का पेड़ अभी हो रहा है और उसमें वृद्धि बंद हो गई है, तो क्या हम उसको निर्जीव मान लेंगे?
और जिसमें कि उसमें फल भी लगे हुए हैं, जैसे आम वगैरह है, एक निश्चित समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है, तो क्या हम मान लेंगे कि वो निर्जीव हो गया है? तो आपका उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि वृद्धि रुक जाने से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अजीव नहीं कहलाएगा, वो सजीव ही कहलाएगा। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो वो भी गए सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि गति यदि कोई करता है तो वो वो सजीव है या निर्जीव है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां भी आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या एक अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? सो गाइस, कुछ गतियां तो प्रोसेसिंग चलती रहती है जो अपनी लाइफ में लोगों की बॉडी में, लोगों की बॉडी या फिर सजीवों की बॉडी में, जैसे आणविक गतियाँ, उनकी गति तो हमें दिखाई नहीं देती है। क्या यह अदृश्य गति जीवन के लिए आवश्यक है या नहीं है? तो यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी या जीव विज्ञानी से करें तो उनका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर सकते। गाइस, जो विषाणु होते हैं तो हम देखते हैं वो वातावरण में फैले रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनमें गतियाँ होती रहती हैं और वो गति भी नहीं होती है आणविक गति। गाइस, तब तक नहीं होती है, वो सक्रिय नहीं रहते हैं विषाणु, जब तक उन्हें कोई कोशिका नहीं मिल जाती है, जब तक वो किसी के शरीर में नहीं चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो निष्क्रिय होते हैं, उनमें आणविक गति नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इस कारण विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव या निर्जीव होता क्या है, सजीव है क्या और निर्जीव क्या होता है। जैसे गाइस, हमने गति के आधार पर देखा तो उसमें भी हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि गति तो बोलते हैं, यदि गति के आधार पर बोले अपन कि सभी सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं, तो क्या वो सजीव हैं? यदि हाँ बोलते हैं अपन, तो आप ही बताइए कि पौधा तो गति नहीं करता है पर वो क्यों सजीव है? या फिर हम बोलते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली ये लोग भी आवाज़ निकालते हैं तो इनमें सजीव है, लेकिन हम देखते हैं मोटर वाहन भी तो आवाज़ निकाल लेते हैं। आवाज़ आती है कि नहीं आती है? और गाइस, ये भी तो सो जाते हैं, तो कहाँ गति इनमें आवाज़ निकलती है? तो हम इसके आधार पर भी नहीं बोल सकते। वृद्धि के आधार पर हम देखें तो हम बोलें कि वृद्धि के आधार पर यदि जो पौधे वृद्धि करते हैं वही सजीव हैं, बाकी नहीं हैं। तो हम देखते हैं जो फलते फूलते आम का पेड़ जो फलता फूलता है तो उनमें कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, हमेशा वृद्धि नहीं हो सकती, तो वृद्धि के आधार पर भी नहीं बोल सकते। तो अपन किसको बोलें कि वो सजीव है या नहीं है? क्या आधार माने गाइस हम इसके लिए? तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं, पूर्वी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। तो सजीव संरचना को संगठित होती है, क्योंकि इससे क्या होती है, आणविक गतियों से शरीर की संरचना संगठित होती है। ऊतक हो सकते हैं, ऊतक में कोशिकाएं होती हैं। तो गाइस, सजीव निर्जीव के बारे में हम कैसे समझ पाएंगे, हमें अभी ये जानना है। तो सजीव निर्जीव के बारे में इस प्रकार समझ सकते हैं गाइस कि यदि उनमें क्या हो रहा है, उनमें यदि सजीव निर्जीव में एक प्रक्रम चलता है, अंदर ही एक प्रोसेसिंग अनुरक्षण प्रक्रम चलता है गाइस, उसको ही हम जो सजीव होंगे उसके अंदर कोई ना कोई प्रक्रम या एक प्रकार से प्रक्रम चलता रहता, अनुरक्षण प्रक्रम चलता रहता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि पोषण, इस प्रक्रम में हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे पोषण है, यदि सजीव है तो उनमें कोई ना कोई प्रक्रम चले रहेगा, खाने के लिए उसको चाहिए है, और क्या चाहिए गाइस, उसमें श्वसन लेने के लिए भी चाहिए है, और उत्सर्जन को भी चाहिए है, परिवहन भी चाहिए है। उसी प्रक्रम को हम, उसी के आधार पर हम सजीवों में ये प्रक्रम चलता रहता है मेंटेनेंस के लिए, उसके आधार पर हम उसको क्या कह देते हैं, वो सजीव है या निर्जीव है। निर्जीवों में ऐसा प्रक्रम नहीं चलता है, वो सांस नहीं ले सकते हैं, उनमें भोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है, और साथ में पोषण की आवश्यकता नहीं होती है ऊर्जा नष्ट करने के लिए, ऊर्जा के लिए, और साथ में क्या नहीं होता है, हम देखते हैं पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, शरीर से कुछ चीज़ों को जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको त्यागने के लिए उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सजीव और निर्जीव में। तो कोई गाइस, अपन देखते हैं यहाँ पे कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव को संगठित व्यवस्थित संरचना साथ साथ पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जो कोशिकाओं में घटक होते हैं गाइस, जो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से, सेल से। कोशिकाएं किससे बनी है, ऊतक से।
ऊतक से बनी है। तो ऊतक कैसे बना है गाइस? तो पर्यावरण में जो पर्यावरण का इसका प्रभाव होता है, अणुओं से मिलकर के बनती हैं ये भी। और क्या होता है, पर्यावरण का प्रभाव के कारण ये विकसित भी होने लगी हैं। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता। पर्यावरण की व्यवस्था यदि टूटती है गाइस, जो चीज़ें चाहिए हैं हमको, आणविक जो चीज़ें चाहिए यदि वो नहीं मिलती हैं तो हम लोग अधिक जीवित नहीं रह पाते हैं। देखते हैं जिसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है तो लोग बीमार भी पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते। पर्यावरण मतलब होता है हमारे बाहरी का आवरण। बाहरी आवरण मतलब जो जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे खाना खाते हैं। तो गाइस इसका प्रक्रम भी टूट रहा है इसके कारण, क्योंकि हमारा शरीर ही पर्यावरण से मिलकर बना है कहीं ना कहीं। अतः जीवों को शारीरिक मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी जीव होते हैं गाइस, उनको हम सजीव कहेंगे, जिसके लिए अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है गाइस? अनुरक्षण या प्रक्रम की आवश्यकता होती है। एक प्रक्रम चलता रहता है, एक मेंटेनेंस बना रहता है हमारे शरीर में, मेंटेनेंस बना रहता है। जैसे कि हम जानते हैं एक मेंटेनेंस बना रहता है, एक प्रोसेसिंग चलती रहती है। जैसे हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। खाना खाएंगे, उसका पाचन होगा, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा उसका पाचन हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं और उससे हम एनर्जी भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार प्रक्रम चलता रहता है। अतः इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। कौन से हैं वो अनुरक्षण प्रक्रम गाइस? कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, जिसके कारण जैव प्रक्रम चलता रहता है और लोग अच्छे रह आते हैं, लोग हों या फिर जीव हों। सो गाइस देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है जो जीवन में चलता रहता है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, मतलब अनुरक्षण प्रक्रम चलता रहता है। अथवा कक्षा में बैठे होते हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारी शरीर की क्रियाएं तो गाइस चलती रहती हैं। जैसे भोजन का पाचन होना, अपना सांस लेना, ये सब चलता रहता है। अनुरक्षण प्रक्रम का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम सम्मिलित हैं अनुरक्षण प्रक्रम में। जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम में जो हमारे अनुरक्षण का कार्य करते हैं गाइस, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। गाइस जो अनुरक्षण प्रक्रम हमारा चलता रहता है उसके लिए हम देखते हैं बहुत सी अपनी कुछ भी हो जाता है गाइस, तो क्या होता है, अनुरक्षण प्रक्रम यदि चलता रहता है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमने भोजन खाया, भोजन से हमें एनर्जी मिल जाती है इनडायरेक्ट रूप से। गाइस क्या होता है, जैसे भोजन करते हैं तो अनुरक्षण अपने अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज होता है गाइस, भोजन की कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मिलने से ऑक्सीजन की उपस्थिति में गाइस हमको क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर में बाहर से आती है। जो ये ऊर्जा मिल जाती है गाइस, तो ये ऊर्जा जो होती है वो जो एक कोश के जीव होते हैं गाइस, या एकल जीव होते हैं, उनके लिए बाहर से आ जाती है, बाहर से मिल जाती है। इसलिए ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीवों को शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। ऊर्जा के लिए गाइस जो हमें बाहर से मिल रही है उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा को स्रोत में हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने वाले प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इस ऊर्जा के लिए ही हम क्या करते हैं गाइस? भोजन लेते हैं शरीर के अंदर, जिससे वो हमारा प्रक्रम चलता है। उसी प्रक्रम को ही हम जो भोजन लेते हैं ऊर्जा के लिए, उसी को हम प्रक्रम कहेंगे। एक ना एक क्रम चलता रहता है धीरे धीरे। जैसे भोजन लिया, भोजन के बाद वो कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद गाइस फिर बाद में अग्नाशय से जो विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं उससे हमारा भोजन पचता है। फिर बाद में गाइस जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से क्रिया करके जो सेल्स होती हैं वो विघटन करती हैं भोजन का। और विघटन करने से क्या मिलती आती है गाइस? ऊर्जा मिल जाती है। इसी प्रक्रम को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जैसे
शरीर में यदि हम वृद्धि भी रुक जाती है, यदि हम ये प्रक्रम नहीं चलता है गाइस, यदि हमें ऊर्जा नहीं मिलती है पर्याप्त मात्रा में, तो वृद्धि रुक जाएगी सजीवों में। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बनिक अणुओं पर निर्भर है। अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित होता है। जो पृथ्वी पर जीवन है गाइस, वो कार्बन पे अणुओं पर आधारित है, और अधिकांश खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं, कार्बन आधारित होते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में लेते हैं गाइस, जैसे रोटी खाते हैं, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और क्या कार्बोहाइड्रेट की स्रोत है, जैसे रोटी है, चावल है, ये सब गाइस तो कार्बोहाइड्रेट में कहीं ना कहीं निर्भर हुआ कि नहीं हुआ। कार्बन स्रोत में जटिल रूप के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। जैसे हम कार्बन लेते हैं गाइस, तो ये जटिल रूप में लेते हैं, और विभिन्न प्रक्रम के द्वारा जो हम कार्बन लेते हैं तो अपने अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, प्रक्रम चलता है, उसमें प्रयुक्त होकर के हमें पोषण मिल जाता है। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, हम देखते हैं किसी एक जीव के लिए नियंत्रण में नहीं है पर्यावरण, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। देखिए गाइस, जो सजीव होते हैं, ऊर्जा का स्रोत गाइस विभिन्न प्रकार से हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण एक के लिए नहीं बना है, या फिर मानव के लिए नहीं बना है कि मानववश के लिए बना है, कि वो पौधों के लिए नहीं बना है। तो गाइस सबके लिए अलग अलग ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं विविध प्रकार से। शरीर के अंदर ऊर्जा इन स्रोतों का विघटन, जो गाइस हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका विघटन होता है गाइस, उसका निर्माण की आवश्यकता होती है। अतः अंततः ऊर्जा का एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाना चाहिए। इससे गाइस क्या होता है, हमें ऊर्जा लास्ट में मिल जाती है। विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। गाइस जो हमें जो ऊर्जा मिलती है, ये हमारे शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है। शरीर में वृद्धि होती है इससे हमें, और अणुओं का निर्माण होगा। जब अणुओं का निर्माण होगा तो ऊतक का निर्माण होगा। ऊतक से गाइस हमें सेल्स बनेंगी, मतलब कोशिकाएं बनेंगी। कोशिकाओं से मिलकर ही हमारी बॉडी बनती है। तो शरीर की वृद्धि में भी आवश्यक होता है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए गाइस जो वृद्धि होती है गाइस, तो इसके लिए क्या, एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारे अंदर प्रक्रम चलता रहता है। जैसे आगे अपन ने भोजन लिया, भोजन वो कहाँ जाता है, ग्रास नली, हाँ नलिका में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय से गाइस कहाँ जाता है, ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से अग्नाशय से, अमाशय से कुछ अम्ल निकलते हैं। अम्ल निकलने के बाद गाइस वो छोटी आंत में चला जाता है भोजन, और छोटी आंत से बहुत सी वो रहती हैं गाइस, रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो अवशोषण कर लेती हैं मेन चीज़ का, और उसके बाद बड़ी इंस्टाइन में आता है, मतलब कि बड़ी आंत में आता है, और उससे भोजन क्या होता है, उससे भी अवशोषण का काम होता है भोजन के, और साथ में उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बचा होता है उसको निकाल दिया जाता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं परमाणु को विघटन की कुछ रासायनिक युक्तियाँ हैं। जैसे उपचयन होना और अपचयन होना, ये भी क्या है, अणुओं के विघटन की एक रासायनिक युक्तियाँ हैं। ये अपन ने लास्ट लेसन में पढ़ लिया था, उपचयन अपचयन। बहुत से जीव बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो गाइस श्वसन क्या कहलाता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत से जीव ऑक्सीजन लेते हैं, और बहुत से जीव क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हमें शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, क्या करते हैं अपन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे नोच से ले जाते हैं। और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे कोशिका की आवश्यकता होती है, उनको खाद्य स्रोतों में जो कोशिका होती है गाइस, कोशिका भोजन को तोड़ने का कार्य करती है, तोड़ती है, विघटन करती है, तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, जिसको हम कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जैसे कोशिकीय विघटन में गाइस कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं क्या करती हैं, खाद्य स्रोतों का विघटन करती हैं, तब तो वो लेंगी अपने लिए पदार्थ। तो उससे क्या होता है, विघटन करती हैं और ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है तो गाइस उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। उसको हम श्वसन कहते हैं।
एक कोश की जीभ की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, तो गाइस जो हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, तभी तो हम श्वसन के मतलब कोशिकाओं के लिए ज़रूरत होती है इसकी। वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए, जैसे हम किसके लिए गाइस, किसके लिए जो हमें देखते हैं एक कोश के जीवों में जो भोजन ग्रहण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मतलब ऑक्सीजन और विभिन्न गैसों की आवश्यकता होती है। तो गैसों का आदान प्रदान, जैसे हम लोग आदान प्रदान क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके लिए वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, तो किसी विशेष अवस्था। लेकिन जब जीव शरीर के आकार बढ़ता है या शारीरिक अभिकल्प जटिल हो जाता है तब क्या होता है बहुकोश के जीवों में। गैस तो एक कोश के जीव का बताया गया है इसमें कि एक कोश के जीव कैसे अपनी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो गैस जो एक कोश के जीव होते हैं वो छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अपन मान लीजिए जब छोटे होते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है, वो सभी रूप से पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जब पर्यावरण के संपर्क में रहती है तो उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए या फिर जब वो ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं तो किसी या वर्ज्य पदार्थों का जैसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो इनका प्रक्रम चल रहा है गाइस, निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है जो एक कोश के जीव होते हैं, और जो इनके लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपन अंदर क्या ले जा रहे हैं, सांस ले जा रहे हैं, तो अपन किसके द्वारा ले जा रहे हैं, अपन नाक के द्वारा ले जा रहे हैं। लेकिन बहुत से एक कोश के जीव होते हैं, उनके लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो पर्यावरण से पूरा शरीर उनका बहुत छोटा होता है गाइस, एक कोशिका होती है, जिसके कारण वो सीधे पर्यावरण से क्या ले लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। और जिनका गाइस शरीर बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, और तो जब शरीर बड़ा होगा गाइस, जैसे मानव है, मानव का शरीर क्या होता है, जैसे कोई लड़की है, इसका शरीर क्या है, बहुकोशिकीय से बना है, हमारा शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है। जब बड़ा है गाइस तो हमारी शारीरिक अभिकल्प भी अधिक जटिल है, और जब अधिक जटिल है तब क्या होगा, हमारा जो बहुकोश के जीव हैं वो सभी बहुकोश के आसपास के पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। तो गाइस जब हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है तो सभी कोशिकाएं क्या सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो जो साधारण विसरण है, जो पर्यावरण है, वो हमारी सभी कोशिकाओं की की जो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी, क्योंकि सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण क्या होता है, सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं, इसलिए हम विसरण के द्वारा अपनी ऑक्सीजन को पूर्ति नहीं कर पाते अपने शरीर में। और जो एक कोश के जीव होते हैं वो विसरण के द्वारा क्या कर लेते हैं, अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत छोटा और कोशिका कम है तो सीधे पर्यावरण से वो लोग ले लेते हैं, और उनके लिए क्या नोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, नोज की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोश के जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग की विशिष्टीकृत हो जाते हैं। गाइस जो बहुकोश के जीव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो हम देखते हैं कि इनके लिए विभिन्न कार्य को करने के लिए जो हमारे अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, जो प्रक्रम चलता है, तो सबके लिए गाइस अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे नाक का अलग कार्य है, अपने लिए आमाशय अलग होता है भोजन को पचाने के लिए, तो सबके लिए एक विशिष्ट अंग होता है। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः हम इसको कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। ये ऊतकों का कार्य है गाइस, जो भोजन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना। परंतु इसमें एक समस्या पैदा हो जाती है। यद्यपि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं गाइस तो मुख के द्वारा करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं ग्रहण, किससे करते हैं, नाक से करते हैं। परंतु शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं गाइस, या फिर जो हम गैसें का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो अपन भोजन की हर
पार्ट को, जो हमारा शरीर है वो सबके लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तभी गाइस हमारा भोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, और इसके लिए हमें किसी एक विशिष्ट अंग की ज़रूरत होती है। हम क्या देखते हैं, इसके द्वारा ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ले जाते हैं, और एक विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। ये होता है बहुकोशिकीय जीव में। इस स्थिति में भोजन में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। गाइस जो हम भोजन या ऑक्सीजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन तथा इस ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तो तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी हैं बल्कि हानिकारक भी हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे देखा गाइस क्या है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, जब हम देखते हैं जो भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक जो सामने वायु से हमें वायु मिलती है, क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और कार्बन होता है गाइस, तो कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा के लिए करते हैं। गाइस हम ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करते हैं आगे तो आप एक क्लियर कर लीजिए। जो हमें ऊर्जा मिलती है वो ऑक्सीजन के कारण ही मिलती है। ऑक्सीजन जैसे ही हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होती है, कोशिकाएं भोजन का विघटन, ग्लूकोज का विघटन करती हैं, तो उसमें ऊर्जा की ऑक्सीजन की उपस्थिति में करती हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तब ऐसे उत्पाद जो बनते हैं गाइस, तो उसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी नहीं होते और उनका आवश्यक ना होने के साथ साथ वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे गाइस वो उपयोगी नहीं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ऊर्जा भी मिलती है, ऊर्जा के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी बच जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस प्रक्रम में हम उत्सर्जन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे यूरिया का निकलना, ये उत्सर्जन बहुत ही ज़रूरी होता है। नाइट्रोजनी पदार्थों का बाहर निकालना शरीर से, जैसे कार्बन के रूप में अपन अंदर ले लेते हैं बहुत सी चीज़ें जो कि ज़रूरत हमारी बॉडी के लिए नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है कि नहीं है। तो यूरिया निकालना, और बहुत से जैसे अपशिष्ट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो मेन चीज़ होता है तो वो तो ऊर्जा के रूप में ऑक्सीजन से सहायता से, रक्तों की सहायता से विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, विभिन्न हाथ पैर मुंह सब जगह पहुंच जाता है। लेकिन उसमें जो बचा हुआ पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की कल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। उसका अर्थ है परिवहन तंत्र की आवश्यकता, अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से उत्सर्जन और ऊतक तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए गाइस उत्सर्जन के लिए भी हमें क्या होती है, परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि वो हमारे बॉडी से बहुत सारी जो खराब चीज़ें हैं वो बाहर निकल जा सकें। आइए हम जीवन के अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। जो हमारे सजीवों में जो प्रक्रम चलता रहता है, अनुरक्षण प्रक्रम, जिसके कारण हमारे शरीर को अनुरक्षण करता है, एक प्रकार से जो मेंटेनेंस बनाता है, उस प्रक्रम के बारे में देखेंगे। सो गाइस देखिए क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों पर्याप्त नहीं है। हम विसरण के द्वारा गाइस ऑक्सीजन को प्राप्त क्यों नहीं कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जो एक कोशिकीय जीव में हमने बोला था कि वो सीधे पर्यावरण को विसरण के द्वारा क्या कर लेते हैं, पर्यावरण से जो ऑक्सीजन वगैरह ले लेते हैं एक कोशिकीय जीव। लेकिन हम लोग जो बहुकोशिकीय जीव हैं गाइस, वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते विसरण के लिए।
तो गाइस हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। क्या है इसका आंसर कि हमारे अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो बहुकोशिकीय जीव हैं। वो विसरण के द्वारा, विसरण में क्या होता है, सभी पर्यावरण से संपर्क में रह कर के ऑक्सीजन को ले लेना। लेकिन हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं और सबके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब तो वो विसरण के द्वारा हमें पर्यावरण के संपर्क में सभी कोशिकाएं तो नहीं रह सकती। जब सभी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती गाइस, तो सबके लिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। इसलिए विसरण के द्वारा हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अतः बहुकोशिकीय जीव, क्या हम की जगह बहुकोशिकीय जीव लगा लेना गाइस। अतः बहुकोशिकीय जीव पर्यावरण से विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए एक श्वसन तंत्र की ज़रूरत होती है। गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु सजीव है उसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। गाइस हमें कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। तो गाइस इसके लिए गाइस हमने देखा कि जो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं, तो हम तो गति भी नहीं बता सकते, क्योंकि गति बोलेंगे तो पौधा तो नहीं चलता, लेकिन वो तो पौधा नहीं चलता लेकिन उसके अंदर सजीव है, वो जीवन होता है। तो इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यही बताएंगे गाइस कि जो सजीव होते हैं उनमें एक अनुरक्षण प्रक्रम चलता रहता है, निरंतर प्रोसेस चलती रहती है, जिसके द्वारा हम निर्धारण कर पाते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। एक प्रक्रम चलता रहता है, जैसे पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण के साथ साथ पोषण का प्रक्रम चलेगा, और पोषण के बाद श्वसन चलता है, श्वसन चलता है, श्वसन करते हैं। ये गाइस प्रक्रम है, श्वसन, पोषण, परिवहन, बहुत सी चीज़ें खराब होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो गाइस ये मापदंड होते हैं, मतलब जैव प्रक्रम चलता है सजीवों के अंदर। तो वही सजीवों का निर्धारण हम उसके द्वारा कर पाते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग कर लिया जाता है। तो किसी जीवों के द्वारा किन कच्ची, जैसे वायु है, वायु के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं पौधे। ध्यान रखना, वायु के द्वारा ही क्या कर लेते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं, और भोजन बना करके वही उत्पाद। कच्ची सामग्री क्या लगती है गाइस, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्रकाश के बाद क्या, जल की ज़रूरत होती है। कच्ची सामग्रियाँ हैं, इसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती हैं। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश होता हो गया, जल हो गया, और क्या हो गया गाइस, क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के बाद क्या होता है, कार्बन आवश्यकता। तो कार्बन वो वातावरण से मिलता है। तो गाइस किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो ये सब कच्ची सामग्रियां होती हैं जो हमें वातावरण से मिल जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये तो हमने पौधा का बताया, और सभी जीवों में ही वातावरण से कच्ची सामग्रियां मिल जाती हैं, जैसे गैसें हैं, गैसों के साथ साथ पोषण तत्व हैं, ये सब। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। गाइस जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों को मानेंगे अपन, तो गाइस पोषण मानेंगे। पहला प्रक्रम क्या है, पोषण, जिससे हमें क्या मिलती है, जीवों को ऊर्जा मिलती है, जो काम कर पाते हैं, अपनी प्रोसेसिंग कर पाते हैं। और साथ में किसकी आवश्यकता होती है गाइस, श्वसन की आवश्यकता। श्वसन के बाद क्या, परिवहन की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है। और गाइस उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रम है गाइस जो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक अनुरक्षण के। तो गाइस देखिए अब अपन आगे चलते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों की आवश्यकता पड़ती है, अपन उन प्रक्रमों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हम जीवन के अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम के बारे में एक एक करके विचार करेंगे, जो हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग चलती है। गाइस अनुरक्षण प्रक्रम चलता है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, हम सजीव लोग जीवित रह पाते हैं। तो वो प्रक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए पहला प्रक्रम कौन सा है, पोषण। क्या है गाइस, पोषण। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी, उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति में अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हम बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थों में हम खाते हैं वह भोजन है। गाइस जो ऊर्जा का स्रोत होता है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त करनी है,
जैसे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, जो संश्लेषण होता है, वृद्धि होती है, जो हम कार्य करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अतिरिक्त हम ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा को किस रूप में लेते हैं गाइस? पोषण तत्वों के रूप में लेते हैं। जो पोषण तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम उनको बारे में बता देते हैं। पोषण तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, इन सबसे कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखिए सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों को सामान्य आवश्यकता समान है। जो सभी जीव हैं गए, सभी के लिए ऊर्जा के पदार्थ और ऊर्जा की समान आवश्यकता है, लेकिन उसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में तरल पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे आ जाते हैं, पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जैसे जिन्हें एंजाइम कहते हैं। विषमपोषी जीव उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीव में सम्मिलित हैं। सो गाइस, जो जीव होते हैं जो भोजन के लिए कैसे निर्माण करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो सजीव होते हैं गाइस, सभी लोग भोजन नहीं बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को ही, जो अन्य जटिल पदार्थ होते हैं भोजन को, उनको विघटन करके ही क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मनुष्य लोग हैं। गाइस, जीव दो प्रकार के होते हैं जो भोजन के आधार पर हम देखें तो एक होते हैं स्वपोषी जीव। क्या होते हैं? स्वपोषी जीव। हमने यहाँ पे यही देखा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा। एक होते हैं स्वपोषी जीव और एक होते हैं विषमपोषी जीव। अपन दो भाग से बांट सकते हैं। विषमपोषी जीव। अब स्वपोषी जीव कौन होते हैं? जो पर्यावरण से ही क्या करके कच्चा पदार्थ प्राप्त करके भोजन बनाते हैं। जैसे क्या होते हैं? जैसे कि पौधे होते हैं। पौधे क्या होते हैं? खुद भोजन बनाते हैं और पर्यावरण से कच्चे पदार्थ लेकर के, जैसे वायु ले लेंगे, प्रकाश ले लेंगे, और क्या लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो वायु, प्रकाश, जल, और क्या है, वायु, प्रकाश, जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। और जो हम देखते हैं जो और भी जीव होते हैं वो जटिल पदार्थों को, इन्हीं रूपों को ग्रहण करते हैं और एंजाइमों के माध्यम से भोजन को पचाते हैं। तो विषम उत्तरजीविता कहलाते हैं, जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग एक क्या है, विषमपोषी हैं। क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किस पर आश्रित हैं? स्वपोषी पर आश्रित हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? पौधे लोग होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। लेकिन जंतु तथा कवक भी क्या है, एक विषमपोषी हैं। जो विभिन्न जंतु होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी विषमपोषी में आएंगे। कवक किसके, जैसे इनको अपन दो आधारों पर बांट सकते हैं गाइस। एक तो स्वपोषी, विषमपोषी, दो आधार अपन ने ले लिए। अब स्वपोषी में कौन आ जाएंगे गाइस? पौधे आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल। अब विषमपोषी में कौन आएगा गाइस? जो विषमपोषी होते हैं उसमें दो तीन प्रकार के होते हैं। जो डायरेक्ट रूप से, जैसे हम देखते हैं जो प्राणी लोग होते हैं वो सीधे पौधों पर आश्रित होते, उत्पादों पर होते हैं। और जो मतलब कि डायरेक्ट रूप से क्या कर ले, और एक कौन होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। जैसे कवक, जो मृतों से, मतलब विषमपोषी में भी जो मतलब जो सजीव को बिना हानि पहुंचाए उनसे भोजन ले लेते हैं, तो उसको मतलब वो अलग होते हैं। मृतोपपोषी मतलब अपशिष्ट पदार्थों से भोजन को ग्रहण करते हैं। और एक और होते हैं गाइस, देखिए स्वपोषी के बारे में अपन पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण क्या है? अपन ने दो प्रकार देखे, स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। स्वपोषी में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो किससे प्राप्त होता है? जैसे पोषण के द्वारा ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो पोषण कैसे करते हैं गाइस? तो वो पोषण करते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जो कार्बन की आवश्यकता होती है
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या कर लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों से ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या करते हैं, भौतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके क्या कर लेते हैं, संचित रूप से परिवर्तित कर लेते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये सब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं गाइस, कार्बोहाइड्रेट में अपने ऊर्जा को परिवर्तित कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल जाती है, पौधों को ऊर्जा मिल जाती है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये तुरंत कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं गाइस, ये मंड के रूप में संचित कर लिए जाते हैं, रख लिए जाते हैं। अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। ये भी पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति के हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन को उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। गाइस, जैसे पौधों में क्या होता है, जो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तो कुछ ऊर्जा क्या कर लेते हैं, पौधे लोग होते हैं वो मंड के रूप में ऊर्जा को क्या इकट्ठी करके रख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं जो हमारे अंदर भी क्या होता है, ये और जब उनको आवश्यकता पड़ती है, जैसे उपवास वगैरह हम लोग रखते हैं, तो हमें ऊर्जा भी क्या ग्लाइकोजन से प्राप्त हो जाती है। हम तुरंत ये नहीं होते हैं कि यदि हमारी प्रक्रिया नहीं चल रही, आज हमने खाना नहीं खाया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गाइस, हमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जो हम लोग भी, हमारे अंदर भी जो प्रक्रियाएं होती हैं गाइस, तो हम भोजन को एक दिन कर लेते हैं, 2-3 दिन, तो हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, जो ऊर्जा को कहाँ पे संचित रख लेते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रख लेते हैं। और जब हमको आवश्यकता होती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम इससे प्राप्त कर लेते हैं। यही होता है मंड के रूप में। मंड के रूप में कौन रखता है गाइस, वो रखते हैं, पौधे लोग रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो गाइस, जो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनते हैं, क्या ग्लूकोज बनाते हैं गाइस, और जो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ग्लूकोज का सूत्र है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधों को ऊर्जा मिलती है गाइस, वो भोजन बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये कार्बन के 6 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के। और ये किसकी आवश्यकता में करवाते हैं गाइस, क्लोरोफिल आवश्यकता होती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गाइस क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु, मतलब किसके रेशियो में, 1:2 और 1 के रेशियो में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मतलब देखिए, कार्बन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तो ही बनेगा। अब इसमें देखिए 6, 12, 6 यही है ना, ये फार्मूला तो यही लगता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 1, 2, 1 यही रेशियो रहा इसका। तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं किसकी उपस्थिति में, और फिर क्या करते हैं, 6 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का H2O जल का निर्माण भी कर लेते हैं गाइस। तो ये होता है, ये था गाइस अपना सूर्य की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो हमने क्या देखा गाइस, इनमें देख सकते हैं अपन, इस डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये मध्य सिरा है, ये पत्ती है, क्या है ये पत्ती है। इसमें मध्य देखिए, ये है मध्य पटल, ये बीच का पटल होता है। पत्तियों में हम देखते हैं जो ऐसी पत्ती बनी होती है गाइस, पत्ती ऐसी होती है, जो पत्ती बनी होती है देखिए ये पत्ती है, ठीक है ना।
ये बीच का क्या होता है गाइस, जो बीच से दो भागों में बांटता है, ये मध्य सिरा होता है। और क्या होता है, ये पर्णपटल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिरा होता है। इसमें फ्लोएम पाया, ये पेड़ है गाइस, इसमें ये पेड़ बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो हरे हरे पदार्थ होते हैं गाइस, वो क्लोरोफिल होते हैं। और फ्लोएम क्या करता है गाइस, क्या करता है, देखिए यहाँ पे फ्लोएम है, ये भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। फ्लोएम जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, ये पत्ते कहीं कहीं तो ये स्टोर कहाँ हो जाता है, मंड के रूप में हो जाता है इसमें, तो कहीं कहीं ये पत्तियों में भी स्टोर रहता है, और साथ में कहाँ, जैसे फूड के रूप में, जैसे फल के रूप में स्टोर रहता है इनका भोजन, और क्या जड़ों में भी स्टोर हो जाता है। तो ये फ्लोएम विभिन्न भागों में अपने भोजन को भेजता है। कौन, फ्लोएम भेजता है भोजन को। और इसमें सिरा होता है गाइस, आप देख लीजिए, इस ये डायग्राम है। हरित लवक क्या करते हैं गाइस, देखिए वायु कोश होता है, छिद्र होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, निचली परत होती है। तो हम इसको अलग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गाइस, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या ले लेती हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में क्या क्या चीज़ लेती है, कैसे भोजन बनाती है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये है गाइस सूर्य का प्रकाश। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है गाइस। सूर्य के प्रकाश से क्या करती हैं पत्तियां, भोजन बनाती हैं, अपने जानते हैं। तो गाइस ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश उनको पत्तियों में कहाँ आ रहा है, एक छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद टाइप के पाए जाते हैं पत्तियों में, आप ध्यान से देखना तो रंध्र पाए जाते हैं। उससे क्या कर लेती हैं, सूर्य का प्रकाश अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या, जो नील हरित लवक होता है, उससे प्राप्त करती हैं, अवशोषण करती हैं। और क्या करती हैं, यहाँ से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO ले लेती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इन्होंने क्या लिया, सूर्य का प्रकाश लिया, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसका गाइस, क्लोरोफिल का उपयोग करती हैं। अब क्लोरोफिल का उपयोग करती हैं गाइस ये पत्तियां करती हैं, मतलब हरी पत्तियां होती हैं वो, उससे क्या क्लोरोफिल मिल जाता है। और साथ में क्या, जल की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, जल की। तो जल कहाँ से आता है गाइस, इनमें नीचे जड़ों से भी जल आ जाता है। जल जब जड़ों से किसके द्वारा आता है, जाइलम के द्वारा, एक वाहक नली होती है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। ये है गाइस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ग्लूकोज का निर्माण करती है। गाइस अब आगे देखते हैं अपन, ये सूत्र आप याद कर लेना, बहुत ही जरूरी है। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल या फिर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, 6 मतलब कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6, तो प्लस में मिलाकर के 6 अणु किसके, कार्बन के, O2 ऑक्सीजन के, और साथ में हाइड्रोजन के H2O अणु। गाइस तो ये होगा ग्लूकोज का सूत्र। गाइस आगे अपन देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है, प्रक्रम के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो गाइस हम वही बता चुके हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। जो पत्तियों में गाइस क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के द्वारा क्या मिलता है उनको, कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को ये अवशोषित करती हैं। जैसे ये सूर्य का प्रकाश, इसको अवशोषित करती हैं पत्तियां। और फिर क्या होता है, फिर हमने देखा प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना। जो प्रकाश ये ले रही हैं गाइस, तो इसको ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रही हैं। और जल के अणु जो H2O है उसको हाइड्रोजन भी मिल रहा है, और ऑक्सीजन को अपघटन कर रही हैं, ऑक्सीजन को निकाल रही हैं पत्तियां। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का अपचयन कर रही हैं, उसको वैसे निकाल रही थी, और इसका कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रही हैं, अपचयन कर रही हैं, ले जा रही हैं। सो यह आवश्यक नहीं है कि एक चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मूर्त ये भी जरूरी नहीं है गाइस कि एक, यदि उसने पहले क्या लिया, प्रकाश लिया, प्रकाश के बाद कुछ और, इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक के चरण के बाद दूसरा चरण तत्काल हो, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे ये जरूरी नहीं है, जैसे अपन इसमें क्या बताया करने की कोशिश किया गया है गाइस, कि जैसे यदि प्रकाश अपन बोलते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या कर
करती हैं? पत्तियां भोजन बनाती हैं और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मरुस्थलीय पौधों में, जहाँ पर कभी कभी क्या होता है, वो क्या करती हैं गाइस, वो दिन में भोजन नहीं बनाती हैं। वो एक प्रकार से उनके रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो वो रात में खुलते हैं। उनके रंध्र, मरुभेद पौधे हैं तो क्या है, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, उनके रंध्र जैसे ही रात्रि में खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व कर लेते हैं, इसके मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित अंतिम उत्पाद बनाते हैं। और जब दिन होता है तो रात में जब उनके रंध्र खोलेंगे गाइस, जब रात में रंध्र खोलेंगे, रंध्र मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्तियों में, जब रात में रंध्र खोलेंगे तो रात को उनको क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य तो क्या होता है, दिन में उगता है। जब दिन में उगेगा गाइस तो क्या करेंगी, क्या वो खाना नहीं बना पाएंगी, तो बनाएंगी। क्या कर लेंगी, आगे वो लोग रात में क्या ले लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी और जैसे ही सुबह होगा तो क्लोरोफिल क्या कर लेगा गाइस, सूर्य का प्रकाश ले लेगा। आई होप आप क्लियर। हाँ, तो अवशोषित अंतिम उत्पाद फिर बाद में बना लेंगे। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। प्रत्येक घटक, यदि आप ध्यानपूर्वक से एक पत्री के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पत्तियों को यदि आप देखेंगे तो हरे रंग के क्या दिखाई देंगे गाइस, आपको पत्तियों में क्या दिखाई देंगे, बिंदु दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। आइए क्रियाकलाप करते दर्शाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है। तो गाइस आप इन पत्तियों को देख सकते हैं, इस प्रकार के क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। देखिए जो पत्तियां होती हैं इस प्रकार यदि सूक्ष्मदर्शी के रूप से यदि देखते हैं तो आपको ये क्लोरोफिल हरे हरे कलर के बिंदु पाए जाते हैं, डॉट डॉट पाए जाते हैं। क्या है इसमें, साबलित पत्ती ए मंड परीक्षण और पहले में बी में मंड परीक्षण हो रहा है। आइए हम अध्ययन करते हैं कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है। तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है, अब इनको अपन ये देख लेते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र के बारे में चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर छिद्र होते हैं। जो गाइस पत्ती की जो सतह होती है उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं या फिर जिसको हम कहते हैं छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो जिसमें ऑक्सीजन निकलती है पौधों से और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो इन्हीं रंध्र के द्वारा जाती है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तना, जड़ और पत्तियों की सतहों में भी होता है। तो गाइस हम देखते हैं कि हम यदि ये बोल दें कि क्या होता है कि जो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों बस से होता है और तो फिर बाद में जो तना है गाइस, जड़ है, उनमें उनकी सतह में वो कैसे जा पाता है। इन रंध्रों की से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। हम देखते हैं जल की हानि कैसे होती है गाइस, इन रंध्रों से जो ये क्या ले रही हैं, इन रंध्रों की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। और इन्हीं रंध्रों में क्या होता है, जल की भी हानि होती है, मतलब बाष्पीकरण होता है कि नहीं। जब अपन सुबह सुबह जाते हैं तो पत्तियों के ऊपर देखेंगे गाइस तो क्या देख पाते हैं अपन, यदि उनको टच करते हैं तो अपन देखते हैं पाते हैं कि उसमें क्या छोटा छोटा पानी की बूंद दिखाई देती है ओस के रूप में। तो ये बाष्पीकरण भी किसके द्वारा होता है गाइस, इसी के द्वारा पानी की हानि होती है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण, हाँ गाइस तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, पत्तियों में सतह में भी होता है। इन रंध्रों को पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कार्बन डाई गैस की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। तो गैस ये छिद्र कब होते हैं, जब पत्तियों में ये छिद्र होते हैं, जब तो एक इसके लिए खुलते हैं, ये अब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब खुलते हैं। और जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और जब इनको आवश्यकता नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना कोशिकाओं का एक कार्य है। ये कोशिकाएं कार्य करती हैं, द्वारा कोशिकाओं
में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। क्या होता है, जब कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूल जाने के कारण ही छिद्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं पत्तियों में। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं। और जब इसी प्रकार जब इनमें जल नहीं होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर हम ऊपर क्रियाकलाप दी हुई है, हम आप पढ़ लीजिए यदि आपको पढ़ना हो तो, वरना आपको इससे भी समझ में आ जाएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जिसमें प्रदर्शित हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल होती है इसमें। तो जब हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे स्थलीय पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति द्वारा जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जब स्थलीय पौधे होते हैं गाइस, स्थल में जो पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति कहाँ से करते हैं वो लोग, पौधों के लिए, पौधों की जड़ों से करते हैं। जो जड़ों में पानी पाया जाता है, नीचे मिट्टी में पानी होता है, उससे उसका अवशोषण कर लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से मिल जाते हैं। उन पौधों को क्या होते हैं, जैसे ये पौधा बना हुआ है गाइस, सॉरी देखिए ये पौधा बना हुआ है, इसमें ये जड़ें हैं। ये पौधा बना हुआ है, इसमें जड़ें हैं। तो जड़ों में जो बहुत से पदार्थ होते हैं, उनको जल कहाँ से मिलता है, हमने अभी तो यहाँ पे देखा कि जो पत्तियाँ होती हैं क्लोरोफिल की आवश्यकता से, क्लोरोफिल की सहायता सूर्य का प्रकाश ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसों को, जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, तो उनमें क्या कर लेती हैं ये लोग, रंध्र की सहायता से क्या करती हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं और इनको जल की आवश्यकता होती है गाइस। तो ये जल कहाँ से, हम वाष्प के रूप में हम देखते हैं कि पत्तियों में जल होता है। जब इनको अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती है जल की, तो ये क्या करती हैं, बाष्पीकरण के द्वारा ये क्या करती हैं, जल को बाहर भी निकालती हैं। तो गाइस ये जल कहाँ से आता है, तो इन जल की आवश्यकता भी होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो जल कहाँ से आता है गाइस, तो जल आता है इनकी जड़ों से। जड़ों से जल जड़ों से जब जल को अवशोषित करती हैं जड़ गाइस, तो उसमें बहुत सारे पदार्थ भी मिल जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, लोहा है, ये सब पदार्थ इनको मिल जाते हैं, नाइट्रोजन है। तो और इन जिसका उपयोग प्रोटीन यौगिक संश्लेषण में किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है गाइस, इनमें प्रोटीन बन जाता है और विभिन्न प्रकार की यौगिक बन जाते हैं। अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में लिया जाता है। जब इन्हें कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है तो जिन्हें जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन बनाते हैं। इसी वायुमंडल की नाइट्रोजन से, इसी के द्वारा ही जीवाणु, जो राइजोसोम जीवाणु है गाइस, वो कहाँ पाया जाता है, जो पत्तियों की जड़ों में जो दो फली वाले पत्ती होती हैं उनमें पाया जाता है। उससे वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण क्या मिल जाता है, उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो जड़ों से विभिन्न प्रकार का जल वगैरह और विभिन्न खनिज पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। देखिए गाइस, आप दूसरा रूप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्लियर हो गया, देखिए ये पौधा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है गाइस, वो कैसे होती है, हमने ये देखा। हमने क्या देखा गाइस, इसमें देखा हमने, जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेती हैं और क्या पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में जो हरा, तो ये बात आती है गाइस, जो हरे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो पत्तियों में हम क्लोरोप्लास्ट देख रहे थे। तो यदि किसी पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं तो क्या वो हरा होता है, जो तना भी होता है ना, तो वो भी सूर्य के प्रकाश को ले लेता है, एब्जर्व कर लेता है, क्लोरोफिल का कार्य करता है और उससे वो उसको भोजन बना लेता है। और इसको जल कहाँ से मिल रहा है, जड़ से मिल रहा है। हमने 4 प्रक्रम देखे थे, इसमें कौन कौन से भोजन बनाने के लिए आवश्यक हैं पौधों के लिए। एक तो गाइस प्रकाश, दूसरा क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि प्रकाश हमें सूर्य से मिल जाता है। CO2 किससे मिलती है गाइस? CO2 देखिए, प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश ही नहीं, मतलब सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी प्रकाश चाहिए उनको, ठीक है ना। तो कहीं और से भी आर्टिफिशियल प्रकाश मतलब करके भी व्यवस्था हो जाती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश, धूप नहीं मिलती है तो डाल देते हैं और भोजन बना लेते हैं। CO2 और क्या चाहिए इसको? जल चाहिए है, तो जल की आवश्यकता होती है। और चौथा होता है क्लोरोफिल। आई होप आपको क्लियर हो। आगे देखते हैं कौन सा पोषण? विषम पोषण। अभी हमने स्वपोषण की बात की, अब विषम पोषण के बारे में बात करते हैं। विषम पोषण भी 2-3 प्रकार का होता है, इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला होता है क्या? जो प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण। और दूसरा होता है गाइस मृतोपोषी जीव होता है। और तीसरा होता है क्या? परजीवी जीव, जो दूसरों के जीवों पर निर्भर रहते हैं। सो गाइस 3 प्रकार के होते हैं। सम प्राणी कौन होते हैं? मृतोपजीवी और परजीवी। जो सम प्राणी होते हैं गाइस, विषम पोषण होते हैं, ये तीनों ही क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो गाइस सम प्राणी कैसे जीव हैं? सम प्राणी वो जीव हैं गाइस जो भोजन तो करते हैं। सम प्राणी जैसे अपन लोग हैं, वो भोजन पर निर्भर रहते हैं, पर दूसरों को जो मतलब कि जिनमें एक अंतर ग्रहण के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। एक प्रक्रम चलता है, भोजन को जटिल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उनका विघटन होता है, फिर पाचन होता है। और जो मृतोपजीवी हैं गाइस, जो मृतोपजीवी हैं, जैसे कवक वगैरह आपने देखा होगा, कवक क्या करते हैं? एक प्रकार से ढके टाइप के रहते हैं ये लोग। जो मृतोपजीवी मतलब मरे हुए जो जीव होते हैं, उन पर उत्पन्न होते हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं मृतोपजीवी। और एक होते हैं गाइस परजीवी क्या होते हैं? जो जीव गाइस क्या करते हैं? दूसरों को, जो सजीव को बिना हानि पहुंचाए, और वो सजीव जीवित होते हैं, उनके ऊपर उनसे क्या करते हैं? अंदर बाहर रहते हैं उनके, और उनसे ही भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि अब सजीव से ग्रहण करते हैं, जैसे सजीव से ग्रहण कैसे करते हैं? जैसे गाइस अमर बेल होती है, जो बरगद के पेड़ में लटकी होती है, तो वो कैसे होती है? परजीवी होती है। परजीवी क्यों होती है? क्योंकि वो पेड़ को बिना हानि पहुंचाए, बिना मारे पेड़ को ही क्या कर रही है? वो भोजन को ग्रहण कर रही है, ऐसे ऐसे लटकती रहती हैं गाइस से। और साथ में क्या होता है? और दूसरा कौन सा? जैसे मच्छर है, मच्छर क्या करता है? इंसान को काटता है और उनसे भोजन ग्रहण करता है, लेकिन हम उससे मृत्यु नहीं होती है। और मच्छर के साथ साथ जूं भी होता है, वो भी क्या होता है? परजीवी होता है। मतलब दूसरे जीवों पर बिना मारे नुकसान पहुंचाए उनको भोजन ग्रहण करना। और मृतोपजीवी मरे हुए जीवों से भोजन ग्रहण करना। और जो सम प्राणी मात्र, जो मतलब कि अंतर ग्रहण के द्वारा जटिल पदार्थों को खा करके पाचन क्रिया के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए आगे अपन उसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। जो प्रत्येक जीव है वो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि उसी के द्वारा पर्यावरण स्थिर होता है। क्योंकि जो मरे हुए जीव हैं गाइस, मरे हुए जीव यदि ये लोग क्या अवशोषण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, मृतोपजीवी नहीं होंगे, तो क्या वो सड़ता गलता रहेगा और पर्यावरण को दूषित करेगा कि नहीं करेगा? तो सभी जीव अनुकूलित होते हैं पर्यावरण के लिए। भोजन के स्वरूप में उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि को इस प्रकार हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव भोजन को ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। गाइस सभी जीवों का भोजन करने का ढंग भी अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, पोषण के लिए आवश्यक है। जो पर्यावरण में पोषण जो है उनको ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो भोजन का एक तो होता है अचल स्रोत और एक होता है चल स्रोत। जैसे कि अचल स्रोत क्या है? जैसे घास लगी हुई है, तो घास को कौन खा रहा है गाइस? घास को कौन खा रहा है? गाय वगैरह खा रही हैं, तो वो क्या है? भोजन का अचल स्रोत का तरीका है। लेकिन एक चल स्रोत या गतिशील स्रोत भी होता है, जैसे हिरण को कौन खा रहा है? शेर वगैरह खा रहा है, वो तो उसका क्या है? एक गतिशील उपकरण है जिससे वो खा रहा। तो भिन्न भिन्न तरीका होता है। तो अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। गाय शेर पोषक का उपकरण उपयोग करते हैं। जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने उपयोग करने की युक्तियाँ। कुछ जीव भोज्य पदार्थों को विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। जैसे गाय से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन कहाँ कर लेते हैं? शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। जैसे कवक वगैरह हैं गाइस, हम देखते हैं जो लकड़ी होती है, खराब लकड़ी होती है या डली हुई लकड़ी होती है, मरी हुई जीव होते हैं, उन पर हम देखते हैं फफूंद लग जाती है, ईस्ट
यीस्ट लग जाती है, मशरूम होते हैं, कवक होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण जो करते हैं वो शरीर के बाहर ही क्या कर लेते हैं, विघटन कर लेते हैं, वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। इसके बाद जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। सो गाइस, जैसे हमने देखा कि फफूंद वगैरह शरीर के बाहर ही क्या कर लेते हैं, भोजन को विघटन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उनका ओनली क्या किया जाता है, अवशोषण की प्रक्रिया करते हैं जो फफूंद होते हैं। और जो फफूंद है, ईस्ट है। लेकिन जो अंतर्ग्रहण किया जाता है, जैसे हम लोग हैं, जीव हैं, जो बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं, उनका जटिलता के कारण गाइस क्या करते हैं, वो लोग अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन को और शरीर के अंदर उनका पाचन होता है। देखिए, जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए, उनके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना कार्यशैली पर निर्भर करती है। तो गाइस, ये किस पर निर्भर करता है कि कौन अंतर्ग्रहण करेगा और कौन तथा पाचन किया जाएगा, किस विधि के द्वारा किया जाएगा, मतलब बाहर ही पाचन कर लेगा कि अंतर्ग्रहण के द्वारा पाचन करेगा। तो इसकी किस पर निर्भर करता है, उसके शरीर की अभिकल्पना पर निर्भर करता है, उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। जैसे घास है, फल है, कीट है, मछली है, मृत खरगोश खाने वाले जंतु के अंदर बारे में आप क्या सोचेंगे। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। यह पोषक युक्ति अमरवेल, किलनी, जू, लीच, फीता कृमि, सरीखे, बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होता है। सो गाइस, ये उनके शरीर और कार्यशैली पर निर्भर करता है। सो गाइस, कुछ जीव ऐसे होते हैं, यहाँ पे जो किजनी या जू का जो उदाहरण दिया गया है, जो अमरबेल, देखिए जो जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं। कैसे परजीवी होते हैं, जो कि दूसरे जीवों को बिना हानि पहुंचाए या बिना मारे ही क्या कर लेते हैं, उनसे भोजन का ग्रहण करते हैं। जैसे अमरवेल है, अमर जो कि बरगद के पेड़ में लटकी होती, अब बेल आप देख सकते हैं, वो जीवित रहती है, उस पर जड़ नहीं होती, इसके बाद भी वो जीवित रहती है, बढ़ती रहती है, उसका ग्रो होता है। तो वो भोजन किससे लेती है, बरगद के पेड़ से। जैसे मच्छर है गाइस, मच्छर वो खुद भोजन नहीं बनाता है, वो ओनली दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे हमारे ऊपर। इसी प्रकार जू है गाइस, जो हमारे बालों में होते हैं, तो क्या होते हैं वो जू, वो हमसे भोजन ग्रहण कर लेते हैं बिना मारे हुए। तो ये हुआ गाइस परजीवी। अब देखते हैं जीव अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं। तो जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है, हमने देखा भिन्न है। तो विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी क्या होते हैं, जैसे बहुत से जीव के भोजन को ग्रहण करने की विधियां गाइस अलग अलग हमने देखी। कोई अंतर्ग्रहण करता है, कोई पहले ही विघटन कर लेता है भोजन का, कोई पाचन के बाद करता है। तो जीवों में पाचन तंत्र की भी विधि क्या है गाइस, भिन्न भिन्न है। एक कोष के जीव में भोजन का संपूर्ण सतह से लिया जाता है। जो एक कोष के जीव होते हैं गाइस, उनमें संपूर्ण सतह से भोजन ले लिया जाता है, कहीं से भी भोजन कर लेते हैं। लेकिन जो बहुकोष के जीव है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ, मतलब जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ बहुकोषीय होने के साथ साथ उनमें विभिन्न कार्य करने वाले अंग भी विशिष्ट होते हैं। मतलब भोजन करने के लिए एक अंग विशिष्ट अंग होता है। जैसे मनुष्य में कौन सा विशिष्ट अंग है भोजन ग्रहण करने के लिए, मुख के द्वारा भोजन ग्रहण को किया जाता है और फिर आहार नाल पाचन तंत्र होता है, पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो एक कोष के जीव हैं वो पूरे शरीर से कहीं से भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार वो वायु भी ले लेते हैं, उनको श्वसन तंत्र की जरूरत नहीं होती, बट अपन को होती है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा ही ले लीजिए। अमीबा कोशिकीय सतह में अगुली जैसे अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। प्रवर्धक, ये एक गाइस अमीबा देख लीजिए आप, वो क्या करता है, एक कोश की सतह से अगलू की तरह भोजन को ग्रहण करता है और कणों को घेर लेता है और संकलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है और खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन करके सरल पदार्थों में तोड़ता है और कोशिकीय द्रव्य में विसरित हो जाता है। बचा हुआ अपच भोजन क्या कर लेता है अमीबा, कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है। बचा हुआ अपच भोजन है जो, और जिससे वो शरीर से उस भोजन को निष्कासित कर देता है, निकाल देता है। एक है गैस पैरामीशियम। इसी प्रकार
प्रकार पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है जिसमें इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। ये भी गाइस एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें विशिष्ट स्थान होता है ग्रहण करने के लिए। भोजन इस स्थान के पश्चात की ओर गति द्वारा पहुंचाता है और कोशिका को पूरी तरह से ढके हुए रहता है। तो गाइस अमीबा में कैसे भोजन ग्रहण किया जाता है आप देख लीजिए। इस डायग्राम में यह है अमीबा। अमीबा का एक केंद्रक होता है। यहाँ खाद्य कण, जो भी खाद्य कण होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, जो कूटपाद है वो लोग खींचते हैं, क्या आकर्षित करते हैं भोजन को अपनी ओर खींचते हैं और फिर घेर लेते हैं उस भोजन को। घेर करके क्या करते हैं, वहाँ पे एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है उनमें, और खाद्य रिक्तिका से क्या करते हैं, भोजन को विघटन करते हैं। और विघटन हो जाता है तो रस में वो लोग मिला लेते हैं। और जो गाइस अपचय भोजन होता है, जो अपशिष्ट भोजन बचता है, जैसे हमारे अंदर भी हम भी भोजन करते हैं ग्रहण, और उसके बाद जो मेन रस होते हैं, जूस होते हैं, ऊर्जा का स्रोत होता है, वो हमारे शरीर में चला जाता है। जो भोजन खराब होता है, अपशिष्ट होता है गाइस, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, उस भोजन को कैसे बाहर निकालते हैं, इसकी सतह की ओर वो भोजन चला जाता है, अपशिष्ट भोजन, और ये बाहर निष्कासित कर देते हैं। देखिए गाइस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब इसका मनुष्य में पोषण कैसा होता है। अभी हमने अमीबा में पोषण देखा, अब मनुष्य में देखेंगे बाद में। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और अपनी कमेंट बॉक्स में राय दें। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, यदि पसंद आता है तो लाइक करें और नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर दें जिससे हम अगली वीडियो में आपके लिए सुधार कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो पे, मनुष्य में पोषण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर स्टडी होती है।